नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम नवंबर 2022 के लिए कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह हमारा CPCT एग्जाम नवंबर 2022 के लिए पार्ट नंबर 14 है। इस वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यदि आप CPCT एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, CPCT एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर CPCT एग्जाम की तैयारी के लिए रेगुलर वीडियोस को अपलोड किया जाता है। इन वीडियोस के माध्यम से आप CPCT एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और अपना CPCT एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, भीम ऐप को किस ईयर में रिलीज्ड किया गया था। भीम ऐप को किस ईयर में रिलीज्ड किया गया था, मतलब भीम ऐप को कब लॉन्च किया गया था। भीम ऐप जो कि एक ऑनलाइन पेमेंट ऐप होती है, जिसके माध्यम से हम UPI के द्वारा पेमेंट को एक्सेप्ट कर सकते हैं और पेमेंट को ट्रांसफर कर सकते हैं। यहां पर आपको भीम ऐप से संबंधित 3-4 क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। यह क्वेश्चन भी CPCT के पेपर में पहले पूछा जा चुका है। जो क्वेश्चन अभी हम समझ रहे हैं कि भीम ऐप को किस ईयर में रिलीज किया गया, यह क्वेश्चन पहले भी पेपर में आ चुका है। आपको यहाँ पर भीम ऐप से संबंधित 3-4 क्वेश्चन तैयार करने हैं। पहला क्वेश्चन, भीम ऐप को किस ईयर में रिलीज किया गया था। सन 2016 में। 2016 में भीम ऐप को रिलीज किया गया था। भीम ऐप में भीम का फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम ऐप में भीम का फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। आपसे पूछा जा सकता है, भीम ऐप को किस कंपनी ने, किस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया, तो भीम ऐप को NPCI के द्वारा बनाया गया है। NPCI, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। NPCI, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा भीम ऐप को बनाया गया है और भीम ऐप का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर रखा गया है। तो यहां पर हमने भीम ऐप से संबंधित 4-5 क्वेश्चन को तैयार किया। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। भीम ऐप को सन 2016 में रिलीज किया गया था। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में इक्वल 5+3 कैरेट 2 का आउटपुट क्या होगा। MS एक्सेल में इक्वल 5+3 कैरेट 2 का आउटपुट क्या होगा, मतलब यदि हम MS एक्सेल में यह फॉर्मूला टाइप करेंगे तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार CPCT के पेपर में पूछे जा चुके हैं। यह फॉर्मूला टाइप करने पर हमें क्या आउटपुट प्राप्त होगा। तो इस फॉर्मूले में आपको ध्यान रखना है, पहले इस कैरेट या कैप को सॉल्व किया जाएगा। कैरेट या कैप क्या करती है, पावर को कैलकुलेट करती है, पावर को। जब आप इस फॉर्मूले को टाइप करेंगे तो पहले कैरेट या कैप को सॉल्व किया जाएगा, जो कि एक्सेल में पावर कैलकुलेट करता है। पावर कैलकुलेट करता मतलब 3 के ऊपर आ जाएगी 2 की पावर, और 3 के ऊपर 2 की पावर आएगी तो हो जाएगा 9, और 9 को फिर ऐड किया जाएगा किसमें, 5 में। तो जब 9 में 5 को ऐड करेंगे तो आंसर प्राप्त हो जाएगा 14, मतलब कि 14। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यदि हम MS एक्सेल में यह फॉर्मूला टाइप करते हैं तो हमें आंसर प्राप्त होगा 14, मतलब कि 14। यहां पर पहले कैरेट को या कैप को सॉल्व किया जाएगा, जो कि पावर कैलकुलेट करता है, उसके बाद एडिशन किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसको हम एक्सेल पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यदि हम MS एक्सेल पर इक्वल के साथ 5 को टाइप करें प्लस 3 कैरेट 2 को टाइप करें तो आप देख सकते हैं आंसर कितना प्राप्त हुआ हमें, 14, 14। क्योंकि पहले 3 के ऊपर 2 की पावर को कैलकुलेट किया गया, उसके बाद 9 को 5 से ऐड किया गया, तो आंसर आ गया 14। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTML में हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए किस टैग का उपयोग किया जाता है। HTML में हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए किस टैग का उपयोग किया जाता है। आपको यहां पर HTML का फुल फॉर्म याद करना है। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज।
हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके द्वारा वेब पेज बनाए जाते हैं, HTML डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं, और HTML को टिम बर्नर्स-ली के द्वारा बनाया गया है। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यह एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके द्वारा वेब पेज या HTML डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं। HTML को टिम बर्नर्स-ली के द्वारा बनाया गया है। हमसे पूछा गया है HTML में हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए किस टैग का उपयोग किया जाता है। तो हाइपरलिंक क्या होती है? एक वेबसाइट मल्टीपल वेब पेज का कलेक्शन होती है। एक वेबसाइट मल्टीपल वेब पेज का कलेक्शन होती है और सभी वेब पेज को आपस में लिंक करने के लिए हाइपरलिंक का यूज किया जाता है, हाइपरलिंक का। और HTML में हाइपरलिंक बनाने के लिए ए टैग का यूज किया जाता है, ए, जिसका फुल फॉर्म होता है एंकर टैग। HTML में हाइपरलिंक बनाने के लिए ए टैग का यूज किया जाता है, ए का फुल फॉर्म होता है एंकर। बी टैग तो बोल्ड करने के लिए यूज किया जाता है। LI टैग का यूज लिस्ट में आइटम को ऐड करने के लिए किया जाता है, और IMG टैग का यूज वेब पेज में इमेज इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। HTML में हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए ए टैग का या एंकर टैग का यूज किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेन टेक्स्ट को साइपर टेक्स्ट में ब्लैंक के द्वारा कन्वर्ट किया जाता है। प्लेन टेक्स्ट को साइपर टेक्स्ट में ब्लैंक के द्वारा कन्वर्ट किया जाता है। यह क्वेश्चन साइबर सिक्योरिटी से इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से पूछा गया है। यह क्वेश्चन साइबर सिक्योरिटी या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से पूछा गया है। जब हम नेटवर्क में कोई कम्युनिकेशन करते हैं तो एक होता है सेंडर, एक होता है रिसीवर। एक होता है सेंडर, एक होता है रिसीवर। सेंडर जो मैसेज सेंड करता है वह प्लेन टेक्स्ट या नॉर्मल टेक्स्ट के रूप में होता है। प्लेन टेक्स्ट या नॉर्मल टेक्स्ट के रूप में। इस प्लेन टेक्स्ट या नॉर्मल टेक्स्ट पर इनक्रिप्शन अप्लाई किया जाता है, इनक्रिप्शन। और इनक्रिप्शन अप्लाई करने के बाद यह प्लेन टेक्स्ट या नॉर्मल टेक्स्ट साइपर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है, साइपर टेक्स्ट में। जब यह साइपर टेक्स्ट रिसीवर के यहां पर पहुंचता है तो इस पर वापस डिक्रिप्शन अप्लाई कर दिया जाता है और इसे वापस प्लेन टेक्स्ट में या नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिससे कि रिसीवर हमारे मैसेज को पढ़ पाता है। तो नेटवर्क में जब सेंडर कोई मैसेज भेजता है तो वह प्लेन टेक्स्ट या नॉर्मल टेक्स्ट होता है। इस पर इनक्रिप्शन अप्लाई किया जाता है और इनक्रिप्शन के द्वारा प्लेन टेक्स्ट को किस में बदल दिया जाता है? साइपर टेक्स्ट में। साइपर टेक्स्ट क्या होता है? एक सीक्रेट कोड होता है, एक इनक्रिप्टेड टेक्स्ट होता है जिसको आसानी से नहीं समझा जा सकता। साइपर टेक्स्ट को डिक्रिप्शन के द्वारा प्लेन टेक्स्ट में बदल दिया जाता है। तो इस डायग्राम के द्वारा आप इनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, साइपर टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट को समझ सकते हैं, क्योंकि सीपीसीटी के एग्जाम में इनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, साइपर टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट इन टॉपिक से संबंधित एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको यह डायग्राम याद रखना है। यह डायग्राम आपको प्लेन टेक्स्ट को साइपर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना और साइपर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा। हमसे पूछा गया था प्लेन टेक्स्ट को साइपर टेक्स्ट में ब्लैंक के द्वारा कन्वर्ट किया जाता है, तो प्लेन टेक्स्ट को साइपर टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है इनक्रिप्शन, जबकि डिक्रिप्शन क्या करता है? साइपर टेक्स्ट को वापस प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्लेन टेक्स्ट को साइपर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए इनक्रिप्शन का यूज किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैकअप का एक्सटेंशन क्या होता है? बैकअप का एक्सटेंशन क्या होता है? यह क्वेश्चन आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि बैकअप फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? बैकअप फाइल का एक्सटेंशन, बैकअप हमारे डेटा के लिए सिक्योरिटी प्रदान करता है। यदि आपका कोई डेटा है, कोई फाइल है, ओरिजिनल फाइल है, तो आप उसका बैकअप बनाकर रख सकते हैं। यदि किसी कारण से ओरिजिनल फाइल या ओरिजिनल डेटा डिलीट हो जाता है तो बैकअप फाइल के द्वारा हम अपने डेटा को रीस्टोर कर सकते हैं। तो बैकअप और रीस्टोर डेटा की सिक्योरिटी के लिए यूज किए जाते हैं। हमसे पूछा गया है बैकअप का एक्सटेंशन क्या होता है या बैकअप फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो बैकअप फाइल का एक्सटेंशन होता है .bak।
बैकअप का एक्सटेंशन होता है .bak। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैकअप का या बैकअप फाइल का एक्सटेंशन होता है .bak। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक फाइल सिस्टम का एग्जाम्पल है? निम्न में से कौन एक फाइल सिस्टम का एग्जाम्पल है? निम्न में से कौन एक फाइल सिस्टम का एग्जाम्पल है? फाइल सिस्टम क्या होता है पहले आपको यह समझना होगा। फाइल सिस्टम का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जो किसी डिस्क पर, किसी ड्राइव पर फाइल और फोल्डर को व्यवस्थित करने के लिए यूज किया जाता है। हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, एसएसडी, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, यह सभी स्टोरेज डिवाइस होती हैं। इन पर फाइल और फोल्डर को स्टोर करने के लिए, सेव करने के लिए एक फिक्स फाइल सिस्टम का यूज किया जाता है। जब हम किसी ड्राइव को, किसी डिस्क को फॉर्मेट करते हैं तब भी हमें एक फाइल सिस्टम सिलेक्ट करना होता है। तो यहां पर हमसे पूछा गया है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन एक फाइल सिस्टम है? फाइल सिस्टम है यहां पर NTFS, NTFS जिसका फुल फॉर्म होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम क्या होता है? फाइल सिस्टम किसी डिस्क पर, किसी ड्राइव पर फाइल और फोल्डर को व्यवस्थित करता है, मैनेज करता है। एक फाइल सिस्टम यहां पर दिया गया है NTFS जिसका फुल फॉर्म होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। एक फाइल सिस्टम होता है FAT, फाइल एलोकेशन टेबल, फाइल एलोकेशन टेबल। तो यहां पर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, NTFS एक फाइल सिस्टम होता है जिसका फुल फॉर्म होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज है? निम्न में से कौन फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज है? यहां पर आपको 2-3 क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज है? तो पहली हाई लेवल लैंग्वेज है फोर्ट्रान। फोर्ट्रान पहली हाई लेवल लैंग्वेज है जिसका फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फोर्ट्रान पहली हाई लेवल लैंग्वेज है जिसका फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। यहां पर आपको कोबोल का फुल फॉर्म याद करना है। कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। यहां पर आपको बेसिक का फुल फॉर्म याद करना है। बेसिक का फुल फॉर्म बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। तो यहां पर हमने एक साथ 3-4 क्वेश्चन को तैयार किया। हमसे पूछा गया था निम्न में से कौन फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज है? वह होती है फोर्ट्रान जिसका फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक MS वर्ड का वैलिड केस नहीं है? निम्न में से कौन एक MS वर्ड का वैलिड केस नहीं है? MS वर्ड में जब आप कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं तो टेक्स्ट के साथ 5 प्रकार के केस यूज किए जा सकते हैं। 5 प्रकार के केस जो कि होते हैं लोअर केस, अपर केस, सेंटेंस केस, टॉगल केस, कैप्सुलाइज ईच वर्ड। इस प्रकार से टोटल 5 प्रकार के केस होते हैं। यह क्वेश्चन चेंज केस ऑप्शन से पूछा गया है। यहां पर आपको 3-4 क्वेश्चन तैयार करने हैं। पहला, चेंज केस कितने प्रकार के होते हैं MS वर्ड में? तो MS वर्ड में 5 प्रकार के केस होते हैं टोटल। MS वर्ड में टोटल 5 प्रकार के केस होते हैं। और चेंज केस की शॉर्टकट की आपको याद करनी है। चेंज केस की शॉर्टकट की होती है Shift+F3। Shift+F3 चेंज केस की शॉर्टकट की होती है। लेकिन शॉर्टकट की के माध्यम से केवल 3 केस चेंज किए जा सकते हैं। शॉर्टकट की के द्वारा केवल 3 केस चेंज किए जा सकते हैं। टोटल होते हैं 5, लेकिन शॉर्टकट की से Shift+F3 से केवल 3 केस यूज किए जा सकते हैं। यहां पर हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा वैलिड केस नहीं है? सेंटेंस केस होता है, टॉगल केस होता है, अपर केस होता है, लेकिन रेगुलर केस नहीं होता है। एक और केस होता है लोअर केस, एक केस होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड। रेगुलर केस चेंज केस नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। रेगुलर केस नाम का कोई केस MS वर्ड में नहीं होता है। MS वर्ड में हम 5 केस को प्रैक्टिकली देख सकते हैं। तो MS वर्ड में यदि आपने कोई टेक्स्ट सिलेक्ट किया है, आप इसका केस चेंज करना चाहते हैं, तो आपको होम टैब में फॉन्ट सेक्शन के अंदर एक ऑप्शन दिया जाता है चेंज केस। पहला केस होता है सेंटेंस केस।
जो कि एमएस वर्ड का डिफॉल्ट केस होता है। आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि एमएस वर्ड का डिफॉल्ट केस क्या होता है, वह होता है सेंटेंस केस। दूसरा केस है लोअर केस, तीसरा है अपर केस, चौथा है कैप्सुलाइज ईच वर्ड और पांचवा है टॉगल केस। तो आपको यहां पर टोटल 5 प्रकार के केस मिलते हैं, जबकि शॉर्टकट की से केवल 3 केस को यूज किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में फिल राइट के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। एमएस एक्सेल में फिल राइट के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। यहां पर आपको 2-3 क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। फिल राइट का मतलब क्या है? यदि आपने एक्सेल के एक सेल में कोई डेटा भरा है, कोई वैल्यू भरी है और यही सेम वैल्यू आपको राइट साइड वाले सेल में भरना है, राइट साइड वाले सेल में, तो उसके लिए फिल राइट का यूज किया जाता है। फिल राइट का, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+R। Ctrl+R। आपको एक क्वेश्चन और तैयार करना है। फिल डाउन की शॉर्टकट की क्या होती है? फिल डाउन। फिल डाउन का मतलब क्या है? आपने यदि इस सेल में कोई डेटा भरा है और वही सेम डेटा आपको नीचे वाले सेल में भरना है तो उसे कहा जाता है फिल डाउन, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+D। Ctrl+D। फिल राइट की शॉर्टकट की है Ctrl+R। फिल डाउन की शॉर्टकट की होती है Ctrl+D। Ctrl+G गो टू की शॉर्टकट की होती है और Ctrl+1 फॉर्मेट सेल की विंडो के लिए यूज किया जाता है। एमएस एक्सेल में फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स या विंडो खोलने के लिए Ctrl+1 का यूज किया जाता है। हमसे पूछा गया था फिल राइट की शॉर्टकट की, वह होती है Ctrl+R। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इस शॉर्टकट की को हम एक्सेल पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यहां पर हमने कोई एक नंबर टाइप किया, यदि यही नंबर हमें राइट वाले सेल में भरना है, कुछ सेल को हमने सिलेक्ट किया, Ctrl+R को प्रेस किया, तो आप देख सकते हैं जो डेटा हमने सिलेक्ट किया था वह राइट साइड के सेल में फिल हो गया है। Ctrl+R फिल राइट की शॉर्टकट की होती है। और यदि हम इस डेटा को भरने के बाद बॉटम साइड पर, नीचे साइड पर भरना चाहते हैं तो हम कुछ सेल को सिलेक्ट करेंगे और Ctrl+D प्रेस करेंगे। Ctrl+D। Ctrl+D फिल डाउन की शॉर्टकट की होती है और Ctrl+R फिल राइट की शॉर्टकट की होती है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड में लेबल क्रिएट करने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है। एमएस वर्ड में लेबल क्रिएट करने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है। लेबल क्या होते हैं? लेबल स्मॉल साइज का एक स्टिकर होता है जिस पर कुछ एड्रेस या कुछ इंफॉर्मेशन प्रिंट होती है। आपने देखा होगा किसी कार्ड पर, किसी एनवेलप पर स्टिकर लगा होता है जिसमें सेंडर और रिसीवर के एड्रेस लिखे होते हैं। हमसे पूछा गया है एमएस वर्ड में लेबल क्रिएट करने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है। तो यदि आपको एमएस वर्ड में लेबल बनाना है, एनवेलप बनाना है, लेटर बनाना है, एक जैसे कई, तो मेल मर्ज का यूज किया जाता है। मेल मर्ज एक ऐसा ऑप्शन है जो एक ही प्रकार के डॉक्यूमेंट मल्टीपल कॉपी बनाने की सुविधा देता है। आपको यदि एक ही प्रकार के लेटर बनाने हैं, एक ही प्रकार के एनवेलप बनाने हैं और लेबल बनाने हैं तो मेल मर्ज का यूज किया जाता है और मेल मर्ज प्राप्त होता है मेलिंग्स टैब में। मेलिंग्स टैब में जो लेबल है, एनवेलप है, लेटर है, यह तीनों मेल मर्ज के द्वारा बनाए जाते हैं और मेल मर्ज प्राप्त होता है मेलिंग्स टैब में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसको हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। एमएस वर्ड का जो मेलिंग्स टैब होता है, यहां पर हमें मेल मर्ज नाम का ऑप्शन मिलता है जिससे हम लेटर, एनवेलप और लेबल तैयार कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में रिपीट लास्ट एक्शन के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। एमएस एक्सेल में रिपीट लास्ट एक्शन के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। रिपीट लास्ट एक्शन का मतलब क्या है? एक्सेल में आपने लास्ट टाइम पर जो काम किया है, यदि उसी काम को रिपीट करना है, उसी काम को दोहराना है, तो उसे कहा जाता है रिपीट लास्ट एक्शन, जिसके लिए F4 शॉर्टकट की का या F4 फंक्शन की का यूज किया जाता है। एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल में रिपीट लास्ट एक्शन की शॉर्टकट की होती है F4। रिपीट लास्ट एक्शन का मतलब क्या है? आपने जो काम
लास्ट टाइम पर किया है, यदि उसी काम को रिपीट करना है, दोहराना है, तो उसे कहा जाता है रिपीट लास्ट एक्शन, जिसकी शॉर्टकट की होती है F4। इसको हम एक्सेल पर प्रैक्टिकली समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर हमने कुछ डेटा को सिलेक्ट किया और यहां से बोल्ड किया, तो हमने कुछ सेल के डेटा को बोल्ड किया है। अब यदि हमें नीचे वाले इतने डेटा को बोल्ड करना है, लास्ट टाइम पर हमने कौन सा एक्शन परफॉर्म किया था, बोल्ड करने का। अब हमने नीचे जो डेटा सिलेक्ट किया है, यदि हमें इसे भी बोल्ड करना है तो हम F4 की को प्रेस कर सकते हैं। F4 ने क्या किया, लास्ट टाइम हमने जो ऑपरेशन परफॉर्म किया था उसी को रिपीट कर दिया। अब यदि हम अपनी इस वर्कशीट में किसी भी सेल को सिलेक्ट करें और F4 को प्रेस करें तो आप देख सकते हैं हमारा डेटा बोल्ड होगा। क्यों? क्योंकि लास्ट एक्शन था बोल्ड करना, उसी को हम रिपीट कर रहे हैं। तो आप किसी भी काम को एक्सेल में, वर्ड में रिपीट करने के लिए F4 का यूज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्राइवेट नेटवर्क को एक्सटर्नल अटैक से सिक्योर करने के लिए ब्लैंक का उपयोग किया जाता है। किसी प्राइवेट नेटवर्क को एक्सटर्नल अटैक से सिक्योर करने के लिए ब्लैंक का उपयोग किया जाता है। आपका कोई कंप्यूटर है, आपका कोई लैपटॉप है, आपका कोई नेटवर्क है, एक प्राइवेट नेटवर्क, उसको एक्सटर्नल अटैक से रोकने के लिए, एक्सटर्नल अटैक से बचाने के लिए फायरवॉल का यूज किया जाता है। फायरवॉल का, फायरवॉल हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर, हमारे नेटवर्क में आने वाले डेटा को चेक करता है, फिल्टर करता है। यदि किसी डेटा में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई मिस्टेक होती है, तो फायरवॉल उसे ब्लॉक कर देता है, जिससे हमारे नेटवर्क में या हमारे कंप्यूटर में अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं हो पाता है। यह क्वेश्चन आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर सिस्टम को या नेटवर्क को अनऑथराइज्ड एक्सेस से प्रोटेक्ट करने के लिए किसका यूज किया जाता है? वह होता है फायरवॉल। फायरवॉल हमारे नेटवर्क को या हमारे कंप्यूटर को अनऑथराइज्ड एक्सेस से रोकता है, जिससे कोई एक्सटर्नल अटैक हमारे कंप्यूटर या नेटवर्क पर नहीं हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फायरवॉल। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड 2019 में करंट लाइन को कंप्लीट सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? यह क्वेश्चन MS वर्ड के 2019 वर्जन से पूछा गया है। MS वर्ड 2019 में करंट लाइन को कंप्लीट सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? यहां पर आपको MS एक्सेल 2019 में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो शॉर्टकट की MS वर्ड 2019 में चल रही है वही शॉर्टकट की 2016 में भी चलेगी, 2013 में भी चलेगी। मतलब MS वर्ड के जो भी वर्जन्स हैं, मैक्सिमम वर्जन में करंट लाइन को कंप्लीट सिलेक्ट करने के लिए एक ही शॉर्टकट की होती है। यदि आपने MS वर्ड में किसी लाइन पर अपना कर्सर रखा है और आपको शुरुआत से लेकर लास्ट तक उस लाइन को सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए आप शिफ्ट प्लस एंड की का यूज कर सकते हैं। शिफ्ट प्लस एंड की, जिस लाइन पर आपका कर्सर है उस लाइन को कंप्लीट सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस एंड की का यूज किया जाता है। और यह शॉर्टकट की MS वर्ड 2016 और 2019 दोनों में वर्क करती है। हम इसको प्रैक्टिकली देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारा कर्सर अभी अपने टेक्स्ट में फर्स्ट लाइन की स्टार्टिंग में है और हमने कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस एंड की को प्रेस किया, शिफ्ट प्लस एंड की को, तो आप देख सकते हैं जिस लाइन पर हमारा कर्सर था वह कंप्लीट लाइन सिलेक्ट हो गई है। और यह हमारा MS वर्ड 2016 है, 2016 है। तो MS वर्ड के पुराने वर्जन पर भी वही शॉर्टकट की चलती है और नए वर्जन पर भी चलती है। आपने जिस लाइन पर कर्सर रखा है उस लाइन को कंप्लीट सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस एंड की का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा को CD से कंप्यूटर में कॉपी करने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? डेटा को CD से कंप्यूटर में कॉपी करने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? जब आप अपने कंप्यूटर में CD से या DVD से कोई डेटा कॉपी करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? यहां पर आपको 2-3 क्वेश्चन तैयार करने हैं। पहला क्वेश्चन, CD का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क। हमसे पूछा गया है
सीडी का डेटा यदि कंप्यूटर में कॉपी करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? सीडी के डेटा को कंप्यूटर में कॉपी करना कहलाता है रिपिंग। रिपिंग। जब आप सीडी का डेटा कंप्यूटर में कॉपी करेंगे तो उसे कहा जाएगा रिपिंग। और यदि क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि कंप्यूटर के डेटा को सीडी में कॉपी करना क्या कहलाता है, तो उसे कहा जाता है बर्निंग। सीडी का डेटा कंप्यूटर में कॉपी करेंगे तो रिपिंग, और कंप्यूटर का डेटा सीडी या डीवीडी में कॉपी करेंगे तो बर्निंग। तो यहां पर हमने 2-3 क्वेश्चन तैयार करे। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सीडी के डेटा को कंप्यूटर में कॉपी करना रिपिंग कहलाता है। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में मैक्सिमम जूम परसेंटेज कितना होता है? एमएस एक्सेल में मैक्सिमम जूम परसेंटेज कितना होता है? मतलब आप एमएस एक्सेल की वर्कशीट को मैक्सिमम कितने परसेंट तक जूम कर सकते हो? एमएस एक्सेल में वर्कशीट को मैक्सिमम 400% तक जूम किया जा सकता है, 400, और मिनिमम किया जा सकता है 10% तक। एक्सेल की वर्कशीट को या एक्सेल की स्क्रीन को मैक्सिमम 400% तक जूम किया जा सकता है और मिनिमम 10% तक जूम किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हम इसको एक्सेल पर प्रैक्टिकली। एक्सेल में यदि हम स्क्रीन को जूम करते हैं तो मैक्सिमम 400% तक किया जा सकता है और मिनिमम किया जा सकता है 10% तक। मिनिमम 10% तक और मैक्सिमम 400% तक। यहां पर आपको जूम की शॉर्टकट की भी याद करनी है। कंट्रोल प्लस स्क्रॉल से हम वर्कशीट को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस स्क्रॉल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एमएस एक्सेल में मैक्सिमम जूम परसेंटेज होता है 400। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और गेट में A=1 और B=0 का आउटपुट क्या होगा? यह क्वेश्चन पूछा गया है लॉजिक गेट से। कंप्यूटर सिस्टम में लॉजिक गेट यूज किए जाते हैं। कई प्रकार के लॉजिक गेट होते हैं, जैसे कि एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, एक्स और गेट, नॉर गेट, कई प्रकार के गेट होते हैं। हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वह क्वेश्चन है और गेट से। और गेट में यदि हम A की वैल्यू 1 इनपुट करें और B की वैल्यू 0 इनपुट करें तो हमें क्या आउटपुट प्राप्त होगा? और गेट की जो वर्किंग है, यदि आप इसमें 2 वेरिएबल इनपुट करते हो A और B, तो A और B की वैल्यू हो सकती हैं 0 0, 0 1, 1 0 और 1 1। 2 वेरिएबल हम इनपुट करेंगे तो हम 0 0 इनपुट कर सकते हैं, 0 1 इनपुट कर सकते हैं, 1 0 इनपुट कर सकते हैं और 1 1 इनपुट कर सकते हैं। जो और गेट है वह दोनों इनपुट 0 होने पर आपको 0 आउटपुट देगा, लेकिन एक भी इनपुट यदि 1 हो जाता है, एक भी इनपुट यदि 1 हो जाता है तो आउटपुट देता है 1। और गेट दोनों इनपुट 0 होने पर या सभी इनपुट 0 होने पर 0 आउटपुट देता है, लेकिन एक भी इनपुट 1 होने पर या सभी इनपुट 1 होने पर आउटपुट देता है 1। तो हमें क्या दिया गया है? A बराबर 1 और B बराबर 0, मतलब आउटपुट क्या प्राप्त होगा? हमें 1 प्राप्त होगा। लॉजिक गेट से संबंधित 1-2 क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। आज हमने और गेट का क्वेश्चन समझा। आने वाले वीडियोस में हम एंड गेट, नॉट गेट के क्वेश्चन को भी समझेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1। यहां पर यदि हम और गेट में A=1 और B=0 इनपुट करेंगे तो आउटपुट प्राप्त होगा हमें 1। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में इक्वल सम 5, ट्रू, फॉल्स, ट्रू का आउटपुट क्या होगा? यदि हम एमएस एक्सेल में सम फंक्शन के अंदर 5, ट्रू, फॉल्स, ट्रू को एंटर करेंगे तो हमें क्या आंसर या क्या रिजल्ट प्राप्त होगा? यह जो सम फंक्शन है यह नंबर को जोड़ता है। आपने सम फंक्शन का यूज किया होगा एक्सेल में, जो कि दिए गए नंबर्स को जोड़ता है। लेकिन यहां पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक तो नंबर दिया गया है लेकिन बाकी 3 दी गई हैं लॉजिकल वैल्यू। लॉजिकल वैल्यू में ट्रू का मतलब होता है 1 और फॉल्स का मतलब होता है 0। अब यदि आप इसको सॉल्व करें तो आप इसका आंसर आसानी से बता सकते हैं। हमें सम करना है किसका? 5। ट्रू का मतलब कितना है? 1, मतलब हो गया 6, और ट्रू का मतलब कितना है? 1, मतलब 7। फॉल्स तो होता है 0। तो यहां पे जो यह वर्क होगा, वर्क क्या होगा? 5
और एक 6 और एक 7, तो आंसर कितना मिल जाएगा हमें 7। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहां पर आपको याद रखना है लॉजिकल वैल्यू में ट्रू का मतलब होता है 1 और फॉल्स का मतलब होता है 0। तो हमने 5 में एक ट्रू को जोड़ा तो 6, एक और ट्रू को जोड़ा तो 7। इसको हम एक्सेल पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यदि हम एक्सेल पर इक्वल सम 5 कामा ट्रू कामा फॉल्स कामा ट्रू को टाइप करते हैं तो हमें आउटपुट प्राप्त होगा 7। क्यों? क्योंकि एक नंबर है 5, एक नंबर हो गया ट्रू से 6, एक और ट्रू से हो गया 7, तो हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा 7। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओडीबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? ओडीबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? ओडीबीसी एक ऐसी टेक्निक है जो एक सॉफ्टवेयर के डेटा को किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में ट्रांसफर करने की सुविधा प्रदान करती है। एक सॉफ्टवेयर के डेटा को यदि हमें दूसरे सॉफ्टवेयर में ले जाना है तो ओडीबीसी का यूज किया जाता है और ओडीबीसी का फुल फॉर्म होता है ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी, ओडीबीसी का फुल फॉर्म होता है ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइबर सिक्योरिटी में एसएसएल का फुल फॉर्म क्या होता है? साइबर सिक्योरिटी में या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में एसएसएल का फुल फॉर्म क्या होता है? साइबर सिक्योरिटी में या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में एसएसएल का फुल फॉर्म होता है सिक्योर सॉकेट्स लेयर। सिक्योर सॉकेट लेयर, एसएसएल का फुल फॉर्म होता है सिक्योर सॉकेट्स लेयर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एसएसएल का फुल फॉर्म होता है सिक्योर सॉकेट्स लेयर। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है गो टू ऑप्शन के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? गो टू ऑप्शन के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? गो टू ऑप्शन जो डॉक्यूमेंट में एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर जाने के लिए यूज किया जाता है। एमएस वर्ड में और एमएस एक्सेल में यदि आपको कर्सर को डायरेक्ट एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर मूव करना है तो गो टू का यूज किया जाता है। गो टू ऑप्शन के लिए हम कंट्रोल प्लस जी का यूज भी कर सकते हैं। गो टू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस जी, लेकिन हमसे पूछा गया है गो टू ऑप्शन के लिए किस फंक्शन की का यूज किया जाता है? तो जो हमारी फंक्शंस की होती हैं उसमें से F5 की के द्वारा भी गो टू को यूज किया जा सकता है। मतलब गो टू ऑप्शन की दो शॉर्टकट की हो गई, एक हो गया कंट्रोल प्लस जी और एक है हमारी F5 फंक्शन की। इन दोनों शॉर्टकट की के द्वारा गो टू ऑप्शन को यूज किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। गो टू की एक शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस जी, दूसरी शॉर्टकट की होती है F5। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आज की वीडियो में हमने सीपीसीटी एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा है। आप सभी इन क्वेश्चन को पढ़ें, समझें, नोट करें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।